इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसको अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली बात है, मैंने इसलिए आते ही पूछा आप लोगों से कि आप लोग सारे के सारे यूपीएससी वाले हैं, तो आप लोगों ने कहा तो यूपीएससी का जो पैटर्न होता है, कोई भी क्वेश्चन का आप देखेंगे वो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द जनरल कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन में आप देखो तो सीधा आप पूछ रहा है कि कौन सा पार्क कहाँ पे है या किस तरह से है, इस तरह से आपके पूछते हैं। लेकिन यूपीएससी उस तरह से नहीं आप सकते, यानी आप ट्रेडिशनल कोई भी बुक आप पढ़ के जाओगे और जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर लोगे, लगभग 90%, 80% से 90%। 100 तो कोई नहीं आपको गारंटी देगा यूपीएससी में। लेकिन आप जैसे देखेंगे, जैसे कि आप सबसे पहले ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, तो आप लोग जानते हैं जब यूपीएससी देते हैं तो पीटी और मेंस दो आपका एग्जाम्स होता है। पीटी में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स का, तो तकरीबन 2022 से 2025 तक का, यानी पिछले आप 3-4 साल का क्वेश्चन आप देख क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, तो आपको पता चलेगा कि कितने हैं। आप लोगों ने देखा है क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाया आप लोग, यूआईक्यू बनाया नहीं? अच्छा चलिए कोई बात। तो इसमें आप देखेंगे तकरीबन 20 से 20 मतलब 20 से 16 के बीच में आपका आता है। इस साल आपको 16 क्वेश्चन पूछा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। अब सवाल है कि कौन कौन से पोर्शन से आते हैं क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह भी पीपीटी पे है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को वो देख लीजिए, क्या सिलेबस है इसका। तो यूपीएससी का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो इसमें जो आपको है पहला वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। दूसरा जो होगा आपको, ये 7 टॉपिक है इसमें, और यही 7 टॉपिक से यूपीएससी में हर साल पूछता है। इस साल भी क्या पूछा वो भी मैं बताऊंगा कहीं 2025 में, अभी तो 26 में। और मैं आपको ये बताऊंगा, इसके बाद इकोलॉजी, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद थर्ड वन जो है वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। फोर्थ वन इज जो है वो है मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। फिफ्थ वन जो है वो है क्लीनर टेक्नोलॉजी। क्लीनर टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसको लिख लीजिए, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। फोर्थ वन इज मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। फिफ्थ वन इज क्लीनर टेक्नोलॉजीज। तो 5, फिर सिक्स्थ में आगे इसको कर क्या, फिर अभी लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये 7 चैप्टर है, इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपका। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, यानी इकोलॉजी इकोसिस्टम में आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से हमारा इको सिस्टम बनता है, इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इसके बारे में वेरियस लेवल्स जो होते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है अभी, और ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे
इन सारी चीजों को, प्रेजेंट चैलेंज को देख करके यूपीएससी में आपको पढ़ना है। जैसे कि सरकार की अभी प्रेजेंट पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग इसको करेंगे, ताकि आपको ये भी पता चले कि मेंस में क्या आने वाले हैं। क्योंकि आपको सिर्फ पीटी तो नहीं पढ़ना है, आपको अल्टीमेटली यूपीएससी क्लियर करना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखें। उसके बाद मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आएगा, वेरियस टाइप के नए नए जो टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी एक आया है, आप लोग सुने होंगे, आप नहीं सुने होंगे हो सकता है, ये तकरीबन समझिए कि 15-20 दिन पहले ये न्यूज आई है। आपने OOS, ये एक नया पोल्यूटेंट है जो आपको रिसेंट पता चला है, खास करके जो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में आपने देखा दिल्ली में किस तरह से पॉल्यूशन हुआ, बहुत जगह हुआ। तो एक नया पैटर्न, नया पाथवे चला है, इसका नाम OOS, इसका जो है, इसको फुल फॉर्म ये है, आपको मैं बता दूं, इसका नाम है, ये आप लोगों ने लिख लिया, चलिए उसके बाद पहले, तो उसका नाम है, एक मिनट यहाँ पे ऊपर से इसको मिटा, ठीक है। ये जो नया पाथवे, मतलब 15 या 10 दिन पहले आया है न्यूज, इसका है ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनोसल्फेट, इसको OOS कहा जाता है। अब ये क्या है, ये एक नया पाथवे बनाया है, ये 10 दिन पहले का न्यूज है। अब सवाल ये होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो बोलेंगे ये कहां से पूछ दिया, ये तो नाम हमने पहली बार सुना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये डिफरेंट होता है अदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन और यूपीएससी के हिसाब से, ये इसलिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा, सारा चीज जो अपडेट है वो भी दूंगा, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा, और उसके साथ आप लोगों के प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे आपके सामने चैलेंजेज आएंगे, उस चैलेंजेज को हम लोग ओवरकम करेंगे, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस तरह से हम इसको करते हैं। तो चलिए, ये 5th में क्लीनर टेक्नोलॉजी, 6th हम लोग देखेंगे वो ग्रीन एनर्जी सोर्सेस। ग्रीन एनर्जी सोर्सेस, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से ग्रीन एनर्जी है, खास करके इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखेंगे, न्यू सोलर टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और 7th जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट। यानी जो इन्वायरमेंट पे जो भी प्रोटोकॉल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से COP28, COP30, उसी तरह से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो डेवलपमेंट शुरू से, जब हम देखें 1972 से शुरू होता है, इन्वायरमेंट पर लेकर के जो मीटिंग शुरू हो जाती है, फिर सारी चीजें होती है, तो इसको हम लोग देखें। तो ये 7 चीज, ये जो है आपके, इन 7 से ही आपके क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, उसके अलावा आपको नहीं है। तो चलिए, इसको, ये 7 टॉपिक है, इसको आप लोग देखेंगे। आई होप कि ये 10-12 दिन 15 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि इसमें आप लोग मेहनत करें, जो कि शुरू में हम लोग कहते हैं कि कोई भी बच्चा IAS तब बनता है, क्योंकि हम लोग रेसिडेंशियल कोचिंग जामिया में पढ़ाते हैं और हर जगह गाइड करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए, यानी टीचर और स्टूडेंट का। यानी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और टीचर उसको सही से गाइड ही नहीं कर पा रहे, यानी टीचर मेहनत नहीं कर रहे। अब जैसे मैंने आपको अपडेट दिखाया, और आपको ट्रेडिशनल में बताया था, पहले पुराना नोट्स रहता, साल भर पहले का मैं बताया था, या 5 साल पहले का मैं बताया था, मैं क्यों मेहनत करता। तो उससे क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते, अब सारी चीजें आपकी हो जाती, लेकिन क्या होता, जब आप एग्जाम हॉल में जाते तब कहते अरे सर तो ये बताए नहीं, हमारे ये पूछ दिया।
अब क्या होगा कि आप मेहनत करें, आप जो बेसिक है आपका बुक के अंदर उसको अच्छे से पढ़ें और टीचर आपको अपडेट करेगा उस पर। जब टीचर अपडेट आपको कर देगा तब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, कोई भारी नहीं लगेगा। तब आप जो ये देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड, जो हमने बताया ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनोसल्फेट्स, तो ये कैसे ऑटोमेटिकली बनता है, कुछ ह्यूमन ये होता है, तो ये सारी चीजें आप तब आसानी से समझ पाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से आया। तो सबसे जरूरी चीजें ये थी। तो चलिए इसको हम अभी आपको पीपीटी पे दिखाते। आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो पिछले साल का पीटी का, जो मैंने बताया था कि पिछले साल को किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस तरह से आपको उस हिसाब से तैयारी करती है। जैसे मैं शुरू से अपने बच्चों को कहता हूं जब भी पढ़ाता हूं कि देखो, आप किसी भी टीचर के लक्ष्यदार भाषा में मत जाओ। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा देंगे और मेन काम का चीज बताएंगे, बेसिकली आपको काम का चीज समझना है। नहीं तो वायरल होने के लिए आप देखते हैं कि किस तरह से यूट्यूब और सोशल मीडिया पे लोग करते हैं, लेकिन उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। आपने कभी देखा होगा तो कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। जैसे कि मैं ही अपने चैनल पे डेली देता हूं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, और उस क्वेश्चन से इतना अच्छा आता है। जैसे पिछले साल का हम एग्जाम्पल ले लें, 2025 का 16 क्वेश्चन पूछा था। 16 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन जो डायरेक्ट मेरे गेस से टकराए, और ये मैं अपने चैनल पे, चूंकि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, जब रिकॉर्ड हो रहा है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो मैं तो दावा करूंगा कि भाई मैंने बताया था बच्चों को, ये देखो आगे। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर वहां मेंटली ऐसे होता है कि आप जान के गलती करके आ जाए तो वो आपकी गलती है, टीचर तो पहले बता रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम देखेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो टॉपिक है हमारा उससे, तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कौन टॉपिक है, जो 7 टॉपिक मैंने आपको बताया था, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए तो पता चलेगा आपको। अब देखिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लीनर टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 टॉपिक जो मैंने दिया, इसी से क्वेश्चन आपके आए थे। कितने आए थे? 16 क्वेश्चन आए थे पिछले बार। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इससे पिछले बार नहीं आए थे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, लेकिन 2024 में 4 क्वेश्चन थे। वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि 2022 से लेके 2025 तक का सारा क्वेश्चन एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सिविल सर्विसेज भी जकी करके नाम है मेरा चैनल का, तो वहां पे भी आप देखेंगे तो वो सारा क्वेश्चन, यानी इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ये 3 सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा 2022 से लेके 2025 तक में। उसमें 2 पार्ट करके आपको मिलेगा। एक पार्ट वो है जो फर्स्ट पार्ट में बनाता हूं, जो मैं गेस करके देता हूं कि भाई आपको मैं एग्जाम से पहले 1-2 महीना पहले मैं आपको गेस करके दे दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसमें से 50% के लगभग आ जाते हैं क्वेश्चन हमारे। तो जब आ जाते हैं तो मैंने पहले आपको गेस दिया था वो वीडियो बना के, और ये दोनों वीडियो को मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि ये जैसे कि आपको 2022 में पूछा, 2023 में पूछा था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो वो भी मैंने बताया था। हो सकता है आगे आप लोगों के लिए एक और नया टर्म आया, गोल्ड हाइड्रोजन। गोल्ड हाइड्रोजन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन चलिए, ये तो इसमें नहीं पूछा था, लेकिन इसमें बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन आया था पिछले साल, यानी 2025 में। क्लाइमेट चेंज से 2 क्वेश्चन आए थे। मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज से 3 क्वेश्चन थे। क्लीनर टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे। ग्रीन एनर्जी से 3 थे और प्रोटोकॉल से 2 थे। तो ये टोटल मिलाएंगे तो 16 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन थे। तो जैसे मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन पूछा था 2024 में, इसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी की अगर हम देखें, बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी में ओशंस प्रोडक्ट एटलीस्ट 50%। तो ये 2 तरह के बायोडाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी जो होती है वो आपको टेरेस्टेरियल होती है और एक ओशन में होती है। अब आप समझते हैं कि हमारा जो ओशन, आप यहां देखिए मैप, तो हमारे अर्थ में लगभग 71% के लगभग ओशन है, ओशन।
अभी आपको पता है कि 17 जनवरी से तो जो ओसेन है इसके लिए एक ट्रीटी बनी है बायोडाइवर्सिटी पे, और जिसको हाई सीज ट्रीटी कहा जाता है। आपने नाम सुना है? आप लोगों ने नहीं पढ़ा? वो यूएन ट्रीटीज है। वो यूएन ट्रीटी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जब प्रोटोकॉल और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, वो ट्रीटी अभी आपको 17 जनवरी से 2026 से लागू हो गई। यानी उसमें यह है कि जब हम लोग देखते हैं कि सर्टेन ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है वर्ल्ड में, तो उस तरह का ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है कि जैसे आपका एक कंट्री है, उस कंट्री में सर्टेन लिमिट होता है, उसके बाद आपका ओपन सी कहलाता है समुद्र में, उसके बाद ओपन सी कहलाता है। तो उस ओपन सी का पहले कोई ये नहीं था, उसमें कुछ भी आप कर सकते थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि उससे हमारे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होता है। तो उसी पे चूंकि ओशन प्रोड्यूस एटलीस्ट 50% ऑफ द प्लेनेट ऑक्सीजन, यानी जो हमारा ऑक्सीजन है जिसको हम सांस लेते हैं उसका लगभग 50% ये करता है। और ये रिपोर्ट आया था यूएन का, उसी रिपोर्ट से ये पूछा था बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन थे, टेरेस्टेरियल वाला भी पूछा था कि ब्राजील का भी रेन फॉरेस्ट होता है। उसी तरह से अभी एक और नया टर्म आया है, आप लोग सुनोगे हाइपर ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एक तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप लोग जानते हैं, एक हाइपर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वो सारी चीजें हैं। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज, ये देख लीजिए। तो क्लाइमेट चेंज से रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है ये पूछा था, ये 2025 में पूछा है। मेजर इन्वायरमेंटल इशू में प्लास्टिक वेस्ट के बारे में पूछा था, एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में पूछा था कि ये किस तरह के पॉल्यूशन से। उसी तरह से क्लीनर टेक्नोलॉजी में जो पूछा है आपका डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी, DAC कहा जाता है इसको। उसी तरह से आप देखेंगे तो न्यू सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी एक नया आया है, तो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी से पूछा था ग्रीन एनर्जी में। तो जैसे मैंने बताया ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन से पूछा है, सोलर इससे पूछा है। उसी तरह से प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन में पूछा था, COP28 से पूछा था। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये सारी चीजें थी। तो ये आपका ये पूरा एनालिसिस है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आप लोगों को ये अब ये जो 7 जो मैंने आपको पहले लिखाया था, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, मेजर इन्वायरमेंटल इशूज, क्लीनर टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन, तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन था जिससे आप लोग को एक आइडिया हो कि आपको क्या पढ़ना है। ये गाइड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको आइडिया नहीं होता, यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है यूपीएससी में सब कुछ हमको पढ़ना, और उसके चक्कर में वो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा कंफ्यूजन। और आज तो जो एआई का जमाना है आप जानते हैं, और आप सोचेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एआई किया और तुरंत सर्च मारा और देख लिया कि ये सारी चीजें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप कौन से सोर्सेज से आप लेते हैं, ये सबसे जरूरी होता है। क्योंकि यूपीएससी वही सोर्स को मानती है जो ऑथेंटिक होता है, जो गवर्नमेंट सोर्स होता है। यानी आप कोई भी कहीं से भी कोई भी आप सोर्स ले लोगे और सोचोगे कि हम इसको ऑथेंटिक माने, तो वो नहीं माना जाए। जब तक कि वो ऑथेंटिक सोर्स या तो या तो गवर्नमेंट सोर्स हो, या यूएन का कोई ट्रीटी हो, या यूएन का कोई रिपोर्ट आया हो, तभी आपका वो सही हो। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक प्रैक्टिस के तौर पे जो मैंने आपको एक ये बताया, तो उस हिसाब से आप देखिए ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये भारी लगे, लेकिन जब आप ये हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इन द ग्रासलैंड we do not replace the grasses as a part of ecological succession because of, अब इकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे उसके बाद आपको बताएं, इंसेक्ट एंड फंगी एंड फंगस जो होता है, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिव ऑफ द न्यूट्रिएंट, वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ दी अबव। इसमें ये क्या है, मतलब इसमें ये कहा जाता है कि ग्रासलैंड यानी घास का मैदान जो है
उसमें आप देखेंगे तो ट्री जो है बहुत कम पाए जाते हैं, तो क्यों नहीं वो रिप्लेस कर पाते हैं ग्रास को, ये कहा जाता है क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्यों नहीं रिप्लेस कर पाते हैं। तो इसका ये पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो ये कारण 4 है आपके, ABCD ये दे रहे हैं, इसमें से कौन सही है। इंसेक्ट एंड फंगस है क्या, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिव ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी सूरज की जो रोशनी होती है वो लिमिटेड होती है और न्यूट्रिएंट की कमी होती है। उसी तरह से वाटर लिमिटेशन एंड फायर, पानी की एक लिमिटेशन होती है और आग लगती है। नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको हिंदी में आप कह सकते। तो एक ये था। अब ये बताइए इसमें क्या जवाब होगा, क्या होगा इसका। आप लोग इससे पहले आज आए क्लास से कुछ पढ़ के आए थोड़ा बहुत, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बारी है इसमें, ये क्या होगा बताइए, या कोई भी एक जवाब बताइए आप लोग। A और BCD की क्या होगा इसमें, बताइए कौन सा होगा बताइए। ABCD ये सही है आपका, आपने सी है इसका जवाब। अब बताएंगे सी कैसे होगा। तो आई होप के आप लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी है। तो ग्रासलैंड कैसे बनता है, ग्रासलैंड क्लाइमेट पढ़ा है आपने, सब लोगों ने पढ़ा ग्रासलैंड क्लाइमेट, नहीं, अच्छा। अब देखिए होता क्या है इसमें, सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक, और ये इक्वेटर 0 डिग्री, और ये जो है हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक। तो हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में कौन से क्लाइमेट होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं, ठीक। यहाँ पे अब ये क्या होता है, 10 से लेके यानी 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ आप जाए 10 से 20 के बीच में, 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ये आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जहां भी आपको ग्रासलैंड होंगे, जिसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है, जिसको सवाना कहा जाता है, सवाना आपने सुना होगा ना, तो वो आपको 10 से 20 के बीच में होते हैं। और ये 10 से 20 के बीच में होता है, चूंकि सबसे ज्यादा बारिश ये 10 डिग्री तक होती है इक्वेटोरियल में, धीरे धीरे बारिश कमती है, तो क्या होता है, वाटर की कमी, वाटर की कमी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ क्या होता है, झाड़ियां उगती है, पेड़ बहुत कम दिखाई देती है। जब पेड़ आपको बहुत कम दिखाई देंगे तो पानी की कमी होती है, झाड़ी ज्यादा होता है, कुछ झाड़ी सूखे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फायर के आग लगने के चांस ज्यादा, ठीक है, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, तो ये जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में, ये सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो ये फिर से एक बार मैं आपको यहाँ, इस तरह का आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रेशर बेल्ट पाया जाता है हमारे वर्ल्ड पे, ग्लोब पे आप देखते हैं, ठीक। तो इससे ही हमारा क्लाइमेट आपका निर्धारित होता है कि किस तरह का मेजर आपका जो है वो है। तो आप बताइए, ये एक्वेटर है 0 डिग्री, एक्वेटर है 0 डिग्री, यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा, बताइए, पढ़ के कल से अच्छा से पढ़िएगा। और होता है क्या है कि देखिए हम शुरू से ही करें, आप लोग को थोड़ा, कोई भी है, कोई यूपीएससी भारी नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो बुक को एक बार जरूर देखिए, उसको रिवाइज जरूर कीजिए। जैसे टीचर पढ़ा के चले गए और फिर आप लोग, क्या होता है, ज्यादातर बच्चे एक बार पढ़ा के चले गए, हमने लिख लिया छोड़ दिया, उसको रिवाइज थोड़ा करिए। और पढ़ने से फायदा ये होता है कि तब आप इस तरह से काबिल हो जाएंगे कि आप खुद टीचर से सवाल कर पाएंगे आसानी से, ठीक। तो अब देखिए, ये जो होता है ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है लो प्रेशर, फिर 30 डिग्री पे हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, ये फिर लो प्रेशर का होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर का होता है। तो आपने ये विंड समझा होगा, ये इस विंड को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रेड विंड समझा, ट्रेड विंड। तो ये सारी चीजों को ही इंपैक्ट करके ये सारी चीजें होती है।
तो इसीलिए जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हम लोग करेंगे, ये सारी चीजें बात करेंगे, तो हम लोग को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखना पड़ेगा, यानी कि कोई भी कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो क्यों हो रहा है, और ये सारे पीछे, इसके पीछे क्या काउजेज है, ये सारी चीजें। यानी यूपीएससी जब आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप रट के नहीं एग्जाम दे सकते। पहली बात है, रट के नहीं दे सकते, कोई शॉर्टकट नहीं। वनडे एग्जाम में आप गाना गा के बहुत सारे टीचर आपको बता देंगे ऐसे ऐसे पढ़ लो, आपको प्रेशर बेल्ट याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर समझेंगे इसको तो आसानी से आपको सारे प्रेशर बेल्ट याद आ जाएंगे